आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भूमि केमिस्ट्री में। आज अपन पढ़ रहे हैं आपके चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट में फिजिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट वीडियो में अपन ने इसकी जनरल इंट्रोडक्शन और इसके जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जो ट्रेंड है वो पढ़ लिए थे। तो आज अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब बात की जाए तब सबसे पहले अपन एलिमेंट्स लिखते हैं: ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो ऑक्सीजन और सल्फर ये दोनों तो क्या होते हैं, यहाँ पे नॉन मेटल होते हैं। इनका जो फिजिकल नेचर है वो नॉन मेटल का होता है। ये दोनों यहाँ पे मेटलॉइड नेचर शो करते हैं और ये यहाँ पे मेटल जैसे नेचर शो करता है। ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल, सिलेनियम और टेलुरियम मेटलॉइड एंड पोलोनियम इज मेटल। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब अप टू डाउन जैसे आप जाते हो तब इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, जब भी आप अप टू डाउन जाओगे तब इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। बट एक ग्रेटर डिफरेंस देखने को मिलता है, ग्रेटर डिफरेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की जब बात की जाती है तब ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में इतना डिफरेंस क्यों प्रेजेंट रहता है। तो ऑक्सीजन और सल्फर के बीच का जो ये डिफरेंस है इसको ऐसे शो किया जा सकता है इनकी एटॉमिसिटी द्वारा। एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी का मतलब इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं उसको इसकी एटॉमिसिटी बोला जाता है। तो जब ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी देखी जाती है वो कितनी होती है? 2, जबकि सल्फर की एटॉमिसिटी क्या होती है? 8। ठीक है, ऑक्सीजन एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जबकि सल्फर एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। इस कारण यहाँ पे सल्फर में क्या होगा? ग्रेटर अट्रैक्शन फोर्सेस। सल्फर में क्या होंगे? ग्रेटर अट्रैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट रहेंगे और इस कारण सल्फर की जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हायर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ग्रुप। ठीक है, कोई भी ग्रुप अगर आप पढ़ोगे तो पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पे कौन कौन सी शो की जाती है? -2, +2, +4, +6। ये 4 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो की जाती है, जिसमें -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी स्टेबिलिटी अप टू डाउन जाने पे डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अप टू डाउन जाने पे डिक्रीज हो जाती है और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली ऑक्सीजन के द्वारा शो होती है। ऑक्सीजन सिर्फ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यहाँ पे भी इसका एक एक्सेप्शन केस होता है जहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। जो एक्सेप्शन केस है OF2। जब ऑक्सीजन का फ्लोराइड बनता है तो OF2 जो होता है वहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2। बाकी ऑक्सीजन सभी केसेस में -2 की कह सकते हैं आप कि ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, उसके बाद के जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं वो +2, +4 और +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। +2, +4 एंड +6 ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो की जाती है सल्फर, सिलेनियम और टेलुरियम। ठीक है, सल्फर, सिलेनियम और टेलुरियम ये मोस्टली आपके यही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2, +4 और +6, जिसमें +4 और +6 जो है वो इनके ऑक्साइड्स में देखी जाती हैं। सॉरी, जिनमें +4 जो है वो इनके ऑक्साइड्स में देखी जाती हैं और +6 जो है वो इनके फ्लोराइड्स में देखी जाती है। जो इनके हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं उनमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाती है। ठीक है, और मोस्टली +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो अपन यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी जो स्टेबिलिटी है
वो अप टू डाउन जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि अप टू डाउन जाने पे जो हैवियर एलिमेंट है वो क्या शो करेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, जिसमें s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और ऑक्सीडेशन +2 कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो हैवियर एलिमेंट होते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण वो क्या शो करते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। उसके बाद एक और चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो मोस्टली बॉन्डिंग होती है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। इनके जो मोस्टली कंपाउंड बनते हैं वो हमेशा कोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं और इनमें कोवैलेंट नेचर प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद अपन बात करेंगे एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे और देन उसके बाद अपन इनके जो हाइड्रोजन के साथ इनकी रिएक्शन कैसी है, इनकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसी है और इनकी हैलोजन के साथ रिएक्शन कैसी है उनके बारे में बात करेंगे। तो ये मैं रफ कर देता हूं, अगर आपको इनमें से कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं मेरे को, और बाकी कुछ नहीं, आगे तो आगे अपन समझते रहते हैं इसको आगे। अब एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन समझेंगे अपन और उसके बाद इनका जो रिएक्टिव बिहेवियर है इनके टुवर्ड्स, हाइड्रोजन के टुवर्ड्स, ऑक्सीजन के टुवर्ड्स और हैलोजन के टुवर्ड्स वो पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। तो एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन की जब बात की जाती है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एनामोलस बिहेवियर क्यों होता है, ऑक्सीजन सबसे डिफरेंट बिहेवियर शो क्यों करता है, तो इसके मेन रीजन यही है। इसके मेन रीजन में सबसे पहला रीजन है इसकी स्मॉल साइज होना, मतलब इसकी सबसे छोटी साइज होना, और सेकंड रीजन है इसकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना। ठीक है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना और स्मॉल साइज होना। और मेन आप कभी अगर नोटिस करो तो ये 2 रीजन होते हैं, इसी कारण जो H2O होता है वो लिक्विड होता है और H2S होती है वो गैस होती है। H2O क्या होता है, लिक्विड होता है, जबकि H2S क्या होती है, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई केस नहीं होता। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने के कारण ये गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और H2O क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। एक और थिंग होती है कि ऑक्सीजन की जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, ऑक्सीजन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है। 4 इसलिए होती है क्योंकि यहां पर भी d ऑर्बिटल क्या रहते हैं, अनअवेलेबल रहते हैं। अनअवेलेबल d ऑर्बिटल, यहां पर भी d ऑर्बिटल जो है वो अनअवेलेबल रहते हैं और d ऑर्बिटल अनअवेलेबल रहने के कारण इनकी मैक्सिमम वैलेंसी 4 शो होती है, जबकि प्रैक्टिकली इनकी वैलेंसी 4 नहीं हो पाती है। अगर आप प्रैक्टिकली बात करते हैं, थ्योरेटिकली तो इसकी +4 हो सकती है, पर जब प्रैक्टिकली बात की जाती है तब ये सिर्फ 2 वैलेंसी ही शो करता है मैक्सिमम। 2 से ज्यादा वैलेंसी होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और ये वापस से इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करता है। तो प्रैक्टिकली यहाँ पे सिर्फ इसकी वैलेंसी 2 देखने को मिलती है, जबकि मैक्सिमम वैलेंसी ऑक्सीजन की 4 हो सकती है। जबकि रिमेनिंग जो एलिमेंट है, सल्फर है, सिलेनियम है, टेलुरियम है, ये यहाँ पे मोर देन 4 भी शो करते हैं वैलेंसी, मोर देन 4 को वैलेंसी भी देखी जाती है इनके केसेस में, जैसे सल्फर में SF6 वगैरह आप देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद अपन बात करेंगे अब इसकी रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो फर्स्ट अपन हेडिंग लगाते हैं इसकी रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो जब इनके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है
तब ये मोस्टली H2E टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। H2E, यहाँ पे E क्या हो सकता है एलिमेंट? ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, सिलेनियम हो सकता है और टेलुरियम हो सकता है। तो H2E टाइप के ये हाइड्राइड बनाते हैं। तो H2E टाइप के जो हाइड्राइड होते हैं, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है, जब इनकी स्टेबिलिटी की बात की जाती है, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम ऑक्सीजन टू टेलुरियम। जब आप अप टू डाउन जाते हो तो इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है और बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाने के कारण इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। एक और थिंग यहाँ पे अपन कंसीडर करेंगे, वो है एसिडिक कैरेक्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है। एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो अप टू डाउन जाने पे क्या होता है? बढ़ता है ना। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2PE। एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा? H2O, देन H2S, H2SE और उसके बाद H2PE। जैसे जैसे आप अप टू डाउन जाते हो तो आपके यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पे क्या होता है? इंक्रीज होता है ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी। क्योंकि जब आप अप टू डाउन जाओगे तो बॉन्ड एंथैल्पी कम हो रही है। अब एक बात याद रखें, ये सारी ही चीजें आपस में कोरिलेट करती हैं। जब आप ऊपर है, ठीक है, आपके पास H2O है, तो आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है। स्टेबिलिटी क्यों कम होगी? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो वहां पे बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड लेंथ जो लंबी हो जाती है या बॉन्ड लंबा हो जाता है तो उसको तोड़ने में कम एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है। और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी और ये आसानी से टूट जाएगा और प्रोटॉन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब इसकी एसिडिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब इसी में आपको अगर पूछ लिया जाए इनका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? जस्ट उल्टा। ठीक है, अगर इसको ऐसा पूछा जाए कि इनका एसिडिक कैरेक्टर आपने लिखा है और आपको पूछ लिया जाए इनका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा। कि सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर कौन शो करेगा? H2O, उसके बाद H2S, उसके बाद H2SE और उसके बाद H2PE। मतलब अगर आप एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को याद रखना चाहते हैं तो आपको एक थिंग याद होनी चाहिए दोनों में से। अगर आपको एसिडिटी याद है तो आप उसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, वही उसकी बेसिसिटी होगी। और अगर आपको बेसिसिटी याद है तो आप जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए, वही उसकी एसिडिटी होती है। तो ये हो जाता है इनकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। इसके अलावा एक और थिंग ले सकते हैं अपन, इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो की जाती है किन किन के द्वारा? कौन कौन से एलिमेंट शो करते हैं यहाँ पे? सल्फर, सिलेनियम और टेलुरियम। सल्फर, सिलेनियम और टेलुरियम के द्वारा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो की जाती है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? कि जो दूसरों का रिडक्शन कर दे और खुद का क्या कर दे? ऑक्सीडेशन। तो इनका क्या सीन क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे जैसे आप अप टू डाउन जा रहे हो वैसे वैसे वहां पे हाइड्रोजन मिलने की जो ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पे देखें, क्योंकि H2TE में इजीली हाइड्रोजन निकल सकते हैं और रिडक्शन क्या होता है? मतलब एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाता है कि सबसे ज्यादा जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है वो होती है H2TE की, मतलब टेलुरियम के हाइड्राइड की सबसे ज्यादा होती है। वाटर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि वाटर में आपको हाइड्रोजन अलग करने के लिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि वाटर एक बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, जबकि यहाँ पे ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सल्फर, सिलेनियम और टेलुरियम तीन एलिमेंट ही शो करेंगे। अब आप ये पूछेंगे यहाँ पे पोलोनियम को क्यों नहीं लिया गया है? तो पोलोनियम के को लेकर कोई भी प्रॉपर्टी की मतलब कह सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो पोलोनियम के हाइड्राइड और ये सब पॉसिबल नहीं है नॉर्मल कंडीशंस में, इसलिए अपन यहाँ पे सिर्फ 4 एलिमेंट को लेकर चल रहे हैं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इनकी रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, किस तरीके से होती है, वो अपन पढ़ते हैं। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट अपन लेते हैं रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन एंड देन रिएक्टिविटी विद हेलोजन। ओके, तो रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन की बात करते हैं। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, भले ही इसमें ऑक्सीजन है बट रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन की तो बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऑक्साइड जो है वो सभी जगह प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के ऑक्साइड बनते हैं, एक आपके बनता है EO2 टाइप और एक आपके बनता है EO3 टाइप। यहाँ पे दो टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। और E का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमेंट अपने ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम और टेलुरियम। तो यहाँ पे जो EO3 टाइप ऑफ जो बनाते हैं ऑक्साइड्स, वो सिर्फ और सिर्फ सल्फर, सिलेनियम और टेलुरियम ही बनाते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं बनाता है। और ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, ये जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। और जब यहाँ पे इनकी बात की जाती है EO2 टाइप की, तो EO2 टाइप में ऑक्सीजन बनाता है ओजोन, जो कि आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल के प्रोसीजर से या बाकी कोई भी प्रोसीजर से। और सेकंड थिंग जो आती है वो बनाता है सल्फर, बनाता है SO2। तो ये दो जो ऑक्साइड हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे SeO2 और TeO2। ओके, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करते हैं, तो ये यहाँ पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज होती है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है कहां से कहां तक, अगर आप इस साइड से इस साइड जाओगे तो यहाँ पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज होगी। ओके, यहाँ पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, जबकि जब आप बात करते हैं कि स्टार्टिंग में जो SO2 है वो तो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, पर जब आप लास्ट में TeO2 तक पहुंचते हैं तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो खुद का रिडक्शन करे और दूसरों का क्या करे, ऑक्सीडेशन करे। तो लास्ट में जाने पे क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो होगी बढ़ जाएगी और ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा। अब जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये इनकी रिएक्टिविटी हो जाती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब अपन लास्ट एक ले लेते हैं पॉइंट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन्स। हेलोजन के साथ इनकी बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग देखी जाती है या बहुत ही अच्छी रिएक्टिविटी देखी जाती है। वो अच्छी ट्यूनिंग कैसे देखी जाती है, वो ऐसे देखी जाती है कि यहाँ पे तीन टाइप के हैलाइड्स बनते हैं, EX2 टाइप, EX4 टाइप और EX6 टाइप। इसके अलावा कभी कभी मोनोमेरिक हैलाइड्स भी देखे जाते हैं। तो एक बात याद रखें, यहाँ पे जो भी आपके हैलाइड, यहाँ पे अगर हेक्सा हैलाइड्स बनते हैं, जो हेक्सा हैलाइड्स हैं, जो EX6 टाइप हैं, जो हेक्सा हैलाइड्स हैं, यहाँ पे सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड्स। मतलब X जो आपके यहाँ हेलोजन है उसमें से सिर्फ फ्लोरीन के ही कंपाउंड देखने को मिलते हैं, हेक्सा फ्लोराइड्स, जो नेचर वाइज कैसे होते हैं, गैसेस होते हैं, और उनका शेप कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। 6 एटम मिलके क्या बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप। एग्जांपल अपन ले सकते हैं SF6। उसके बाद बात करते हैं EX4 टाइप के हैलाइड। तो EX4 टाइप के हैलाइड जो होते हैं, यहां पर अपन देखने को मिलते हैं अपने को SF4, SEF4, TEF4, ठीक है, SF4, SEF4 और TEF4। और यहाँ पर इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन के कारण इनकी शेप कैसी होती है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो TBP होता है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होने के साथ साथ यहाँ पे एक लॉन पेयर भी प्रेजेंट रहता है। और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, शेप जो होती है वो हो जाती है शीशो शेप हो जाती है। देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ, फ्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। और यहाँ पे एक लॉन पेयर प्रेजेंट होता है जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट रहता है। अब ये जो शेप है, अगर इस लॉन पेयर को हटा दिया जाए तो ये शेप कुछ इस तरीके से दिखाई देगी आपको।
इसको क्या कहा जाता है? शीशो, जो कि एक खिलौना होता है। शीशो जो पार्क से नॉन में लगाया जाता है कुछ इस तरीके से, ये दोनों साइड और ये कुछ इस तरीके से, तो ये शीशो शेप होती है, ठीक है, इसको शीशो शेप बोला जाता है। उसके बाद बात आती है EX2 टाइप ऑफ इसकी EX2 टाइप ऑफ हैलाइड्स की, EX2 टाइप ऑफ हैलाइड्स की। EX2 टाइप ऑफ हैलाइड्स में सिलेनियम के हैलाइड्स अपने को देखने को नहीं मिलते हैं, और बाकी जो भी यहाँ पे बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। और यहाँ पे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में हैलाइड्स बनाते हैं, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में हैलाइड्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे आई थिंक OF2 बनता है, और उसके अलावा और क्या बनते हैं? OF2 तो बनता ही है। OF2 को अगर देखते हैं 6 + 7 + 7 14 and 6 20/8 2 + 2, यस। OF2 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो यहाँ पे 4 होता है, तो ये sp3 आ रहा है, और sp3 के अलावा टेट्राहेड्रल इनकी ज्योमेट्री होती है, जबकि इनकी वास्तविक जो शेप देखी जाती है तो शेप अलग होती है OF2 की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 लॉन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो OF2 यहाँ पे ऐसा एग्जांपल अपन ले सकते हैं। उसके बाद जो इनके मोनोहैलाइड्स होते हैं वो मोनोहैलाइड्स डाइमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। डाइमेरिक फॉर्म का मतलब डुअल फॉर्म, जैसे S2F2, Se2F2, ठीक है, और TeF2, Te2F2, इस तरीके से डाइमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। Te नहीं होता, सॉरी, S2Br2, S2Cl2, इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। और जब ये क्या एक प्रॉपर्टी शो और करते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है कि दो सेम रिएजेंट है, आप दो सेम रिएजेंट को ले रहे हो, और दो सेम रिएजेंट में एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का क्या होगा? रिडक्शन होगा। एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का क्या होगा? रिडक्शन होगा। उसको बोला जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिलेनियम -1 होता है, ठीक है, यहाँ पे उसकी 0 चली गई, -1 से 0 मतलब कम हो रही है, और यहाँ पे वो -4 में चला गया मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही हो रहा है। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन डाइऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ केमिस्ट्री पढ़ते रहिए ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।